नमस्कार साथियों, ज्ञानार्पण परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं आशुतोष साइकोलॉजी को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूं और आज हम लोगों ने बलराम सर की तरफ से कहा गया कि आप लोगों को ऑनलाइन सभी जो टॉपिक हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चनों के साथ साथ उन टॉपिकों का भी ऑनलाइन आप लोगों के सामने रूबरू किया जाए। तो ठीक है, सर की जो मंशा थी उस मंशा को आगे बढ़ाते हुए मैं आशुतोष साइकोलॉजी का आज अधिगम का चैप्टर आप सब के सामने लेकर आया हूं। तो साथियों, लगातार आप ज्ञानार्पण परिवार से जुड़े रहें। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग आपके साथ खरा उतरने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, अधिगम चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। तो बात करते हैं अधिगम। और अधिगम हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो यदि देखा जाए कि कोई भी परीक्षा हो, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसमें जो आपका अधिगम चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि लगभग यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आते ही आते हैं अधिगम के सिद्धांतों से, या अधिगम के चैप्टर से, या अधिगम के वक्र हो गया, या अधिगम के सूत्र हो गया। तो मतलब कि अधिगम से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो देखते हैं साथियों, अधिगम होता क्या है। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग, मतलब सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना। तो अधिगम क्या होता है? सीखना और सिखाना। और सीखना और सिखाने की प्रक्रिया लगातार जीवन पर्यंत हमारे जीवन में चलती रहती है। तो बात करते हैं कि अधिगम होता क्या है। तो अधिगम के लिए मैं आपको 3 वर्ड आपको देना चाहूंगा कि आप लोग पहले तो आप एक सूत्र याद कर लें, के बी स्क्वायर। क्या कर लें आप याद? के बी स्क्वायर, मतलब के, वी और वी। के से मतलब क्या होता है? नॉलेज। बी से मतलब आपका बिहेवियर। और बी का मतलब आपका बिलीव। बिलीव। इन सभी को मैंने किसके साथ जोड़ दिया? चेंज इनके साथ जोड़ दिया। मतलब कि ज्ञान, व्यवहार और विश्वास। तो हम क्या कह सकते हैं? ज्ञान में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, और विश्वास में परिवर्तन ही अधिगम है। तो कहने का अर्थ हो जाएगा, ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, और विश्वास में परिवर्तन ही अधिगम होता है। तो इन सब के कारण जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं साथियों। प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के कारण, प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग, प्रशिक्षण, अनुभव, अभ्यास के कारण
व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। एक नोट पॉइंट यहीं पर लिख लें। नोट पॉइंट आपका हो जाएगा, एक तो आपका परिपक्वता, थकान, बीमारी, संवेगात्मक परिवर्तन, मादक पदार्थों का सेवन, आदि के कारण आया हुआ परिवर्तन क्या नहीं कहलाता है? अधिगम नहीं कहलाता है। साथ ही साथ मूल प्रवृत्तियों, इन सब के कारण जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उन्हें हम क्या नहीं कहते हैं? उन्हें हम अधिगम नहीं कहते हैं। तो मतलब यदि देखा जाए, यदि पहले तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहता है कि परिपक्वता के कारण जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम क्या नहीं कहते हैं? उसे हम अधिगम नहीं कहते हैं। लेकिन वहीं पर साफ साफ दिया गया है कि परिपक्वता के बिना अधिगम भी संभव नहीं है। तो मतलब अब आपके सामने एक समस्या आती है कि एक तो बात कहा गया कि परिपक्वता के कारण जो भी परिवर्तन आता है वो क्या नहीं होता है? अधिगम नहीं होता है। लेकिन साथ ही साथ कहा गया कि परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। और अभी आपके टेट में भी एक क्वेश्चन बना था कि निम्न में से जरूरी क्या है अधिगम के लिए। तो सबसे पहले पीएनपी द्वारा या हमारे आयोग द्वारा जो आंसर माना गया था परिपक्वता माना गया था, बाद में उसको चेंज करके आंसर वहां पर अभिप्रेरणा मान लिया गया था। ऐसा क्यों है? तो यदि आप सोच लें कि परिपक्वता, कि जैसे मान लीजिएगा कि एक कोई बालक है जो मंद बुद्धि का बालक है। कैसा बालक है? मंद बुद्धि का बालक है। अब मंद बुद्धि का बालक जिसकी एज लगभग 11 से 12 साल की हो गई, अब वो कोई भी काम कर रहा, क्या वो अधिगम कहलाएगा? कि समझ लीजिएगा कि वो जड़ बुद्धि का बालक है जिसका आईक्यू लेवल कितना है? 0 से 25 के आसपास का है। तो वो जो भी क्रियाएं कर रहा, क्या वो अधिगम के अंतर्गत आएंगे? तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि मंद बुद्धि का बालक मतलब जड़ बुद्धि का बालक जो भी क्रियाएं करेगा वो किसके अंतर्गत आएगी? वो आपके अधिगम के अंतर्गत आएंगे। लेकिन क्या कह रहा है कि बिना परिपक्वता के अधिगम भी संभव नहीं है। क्यों? जैसे यदि आप सोच लें कि 3 साल का बालक है और उसे मैं 10 साल के बालक का ज्ञान करा दूं, तो ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता है कि 3 साल के बालक को आप 10 साल वाले बालक वाला ज्ञान आप करा दें। ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं होता है। आगे देखें, थकान की वजह से, कि जैसे कोई व्यक्ति धूप में काम करके आया है, अब धूप में ज्यादा काम करके आया तो उसके संवेगों में परिवर्तन हुआ है। और यदि उस समय जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्या वो व्यवहार में परिवर्तन स्थायी होता है? जैसे ही उस व्यक्ति की थकावट उतरती है और उसके व्यवहार में पुनः परिवर्तन हो जाता है, कि मतलब जैसा उसका मूल व्यवहार था उसी व्यवहार में आ जाता है। इसीलिए क्योंकि थकान की वजह से जो भी व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अधिगम क्या होता है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है और थकान एक लंबे समय के लिए नहीं रहती है। इसीलिए थकान की वजह से जो भी परिवर्तन आता है वो क्या नहीं होता है? अधिगम नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या करें? बीमारी। और आप देख लें कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, समझ लीजिए कि यदि आपको फीवर आ गया, और फीवर कब तक रहता है? मैक्सिमम 1 दिन 2 दिन। और उन 2 दिनों में जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्या वो एक लंबे समय तक रहता है? ऐसा कभी नहीं होता है। कि बीमारी में जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वही हमारा मूल व्यवहार होता है। तो जैसे ही बीमारी जाती है और हमारे व्यवहार हमारे चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए बीमारी की वजह से जो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है वो क्या नहीं होता है? अधिगम नहीं होता है। अगला क्या है? संवेग।
संवेग का मतलब है कि संवेग का ऐसा कहा जाता है कि संवेग उत्तेजित तो एकदम से हो जाते हैं, और संवेग किसी भी व्यक्ति के संवेग शांत धीमे धीमे होते हैं, और संवेग की वजह से जो भी किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम क्या नहीं कहते हैं, उसे हम अधिगम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? देखा जाए, जैसे किसी व्यक्ति पर क्या आ गया, क्रोध आ गया, और क्रोध वो कब तक हावी रहता है, जब तक क्रोध शांत नहीं हो जाता है और पुनः उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही क्रोध उस व्यक्ति से जाता है और उस व्यक्ति के मूल व्यवहार में परिवर्तन होकर जो उसका मूल व्यवहार था वही व्यवहार आ जाता है। इसीलिए संवेगों की वजह से जो भी व्यवहार में परिवर्तन आता है वो क्या नहीं होता है, संवेग नहीं होता है। अगला क्या, मादक पदार्थ। अब इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, एक इंसान हो मादक पदार्थों का सेवन करता है, मतलब पेय पदार्थ दारू हो गया, मदिरा हो गया, इसके बाद आपका धूम्रपान करने वाली कोई चीज हो गई, जिसकी वजह से व्यक्ति जब नशा करता है उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। क्या वो अधिगम कहलाता है? यदि अधिगम कहलाता है तो आप देख ले कि यदि व्यक्ति कोई नशा करता है, मदिरा का सेवन करता है, तो उसके व्यवहार में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही उस मदिरा का नशा उससे धीमे से उतरता है और वैसे ही व्यक्ति अपने मूल व्यवहार पर आ जाता है। इसीलिए मादक या पेय पदार्थों के सेवन से जो कुछ भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो क्या नहीं होता है, वो आपका अधिगम नहीं होता। अगला क्या, मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है, संवेग से होता है। तो अब पहले ही मैं बता चुका हूं, संवेग की वजह से जो भी व्यवहार में परिवर्तन हमारे आते हैं उन्हें क्या नहीं कहते हम, उन्हें हम अधिगम नहीं कहते हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं, प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास की वजह से जो भी व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। और हमारी परिभाषा भी यही कहती है कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत का मतलब क्या होता है? अपेक्षाकृत का आपका मतलब होता है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप अधिगम को स्थायी ले लेंगे, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप अपने अधिगम में संशोधन करके फिर आप उसे स्थायी ले लेंगे। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे की बात हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे की चर्चा हमारी ये है कि अधिगम के तत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अधिगम के तत्व, अधिगम के तत्व। अधिगम के तत्व के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अधिगम के तत्व मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो ही तत्व होते हैं। तो पूछा जाए कि अधिगम के तत्व मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो साथियों अधिगम के तत्व मुख्य रूप से दो ही तत्व होते हैं। पहला आपका तत्व होता है अनिवार्य तत्व, और दूसरा आपका तत्व होता है क्या, आवश्यक तत्व। तो अधिगम के मुख्य रूप से तत्व कितने होते हैं? दो तत्व। पहला आपका अनिवार्य तत्व और दूसरा क्या होता है, आवश्यक तत्व। मतलब अनिवार्य तत्व का मतलब क्या होता है कि जिनकी उपस्थिति में अधिगम की प्रक्रिया शुरू होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिवार्य तत्व। और जिनकी उपस्थिति में हमको अनुक्रिया हम करते हैं और साथ में जिनकी हमें जरूरत पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आवश्यक तत्व कहते हैं। तो अधिगम के अनिवार्य तत्व भी कितने हैं? दो तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमारा क्या, उद्दीपक। तो बिना उद्दीपक के अधिगम नहीं हो सकता है, और जब हमारे सामने उद्दीपक होगा तो उसके लिए आपको अनुक्रिया की भी जरूरत पड़ेगी। तो पूछा जाए कि अधिगम के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं, तो अधिगम के अनिवार्य तत्व आपके दो होते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया। ऐसे ही अधिगम के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो अधिगम के आवश्यक तत्व आपके दो होते हैं। एक तो आपका अभिप्रेरणा होता है, दूसरा आपका पुनर्वलन होता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अधिगम के तत्व मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो ही तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व? पहला आपका अनिवार्य तत्व, दूसरा आपका आवश्यक तत्व। अनिवार्य तत्व आपके दो तत्व होते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया। क्या क्या होता है? उद्दीपक और अनुक्रिया। और आवश्यक तत्व आपके क्या क्या होते हैं? अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। अब आइए बात करते हैं अभिप्रेरणा क्या होती है, पुनर्बलन क्या होता है। उद्दीपक तो आपको पता ही है, तो उद्दीपक हमारा क्या होता है, लक्ष्य। और लक्ष्य को पाने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं वो सब क्या कहलाती है, आपकी अनुक्रिया कहलाती है। तो आइए साथियों बात करते हैं हम लोग अभिप्रेरणा के बारे में।
अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा। तो साथियों बात करते हैं अभिप्रेरणा के बारे में कि अभिप्रेरणा होती क्या है। तो अभिप्रेरणा वह मानसिक प्रक्रिया होती है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे। तो यदि पूछा जाए कि अभिप्रेरणा क्या होती है, तो अभिप्रेरणा वह मानसिक प्रक्रिया जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। मतलब वह मानसिक प्रक्रिया जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे क्या कहेंगे? उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। आगे बात क्या है? पुनर्बलन की। पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान किसी तत्व के मिल जाने से अधिगम की गति बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पुनर्बलन कहेंगे। तो लिखें, अधिगम प्रक्रिया के दौरान किसी तत्व के मिल जाने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब कोई तत्व मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुनः, जिससे अधिगम की गति बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। जैसे माना जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है? सुपर टेट को पास करना। अब सुपर टेट पास करना हमारा हो गया, लक्ष्य हो गया। उसके लिए हमने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, क्या हो गया? अनुक्रिया हो गई। और सुपर टेट को पास करने के लिए जो आंतरिक रूप से मोटिवेशन होते हैं, कि मतलब जो हमें आंतरिक रूप से, मतलब हमारी जो मानसिक क्रिया होती है, वो सुपर टेट को पास करने के लिए हमें क्या करती है? प्रेरित करती है कि यदि आप सुपर टेट को पास कर लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, जिससे आपका जो पूरा जीवन है वो अच्छे से व्यतीत होगा। आपके माता पिता की जो भी आपके लिए क्या है, जो भी आपके लिए पूजा रही है आपके माता पिता की, मतलब सारा जीवन जितना रुपया पैसा इकट्ठा किया आपके पीछे लगाया गया, अब उसका जो भी वो वहन करने का काम क्या करेंगे? आप अपनी नौकरी से करेंगे। ठीक है, तो वही क्या आपका, वो आपका अभिप्रेरणा हो गया कि वो आपको काम करने के लिए जो प्रेरित करता है अंदर से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अब बात क्या आती है? पुनर्बलन की। तो जैसे अभी आपने काम किया था पढ़ने के लिए और बीच में आपके पास क्या था? सुपर टेट, टेट आ गया था। अब टेट को जैसे ही आपने क्या किया? क्वालिफाई किया, मतलब जो आपका एक मानक रखा गया था 82 या 90 नंबर, तो उस नंबर को जैसे ही आपने पास किया, प्रमाण पत्र के रूप में क्या मिल गया? कि सुपर टेट में बैठने के लिए एक आपको प्रमाण पत्र मिल गया कि आप क्या हो गए? सुपर टेट में पढ़ने के लिए आप एलिजिबल हो गए। तो ये आपको क्या मिल गया? पुनर्बलन मिल गया कि अब आपके पढ़ने की गति क्या हो गई? तीव्र हो गई। मतलब कि अब आपको समझ में आ गया कि जो एक क्राइटेरिया लगाया था उस क्राइटेरिया को तो हमने पार कर लिया, मतलब अब सुपर टेट ज्यादा दूर नहीं रहा,
जैसे ही सरकार हमारी वैकेंसी देगी और हम सुपर टेट को भी क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे। तो मतलब क्या है कि जैसे ही आपने टेट को पास किया और आपकी अधिगम की गति में क्या आ गई, वृद्धि आ गई, वही क्या कहलाएगा, पुनर्बलन। इन केस यदि आपका टेट पास नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से क्या हो जाते, आप हताश हो जाते। और जैसे ही आपका टेट पास हो गया तो आपकी अधिगम की गति क्या हो गई, आपकी बढ़ गई, वही क्या कहलाएगा, पुनर्बलन कहलाएगा। आगे देखते हैं पुनर्बलन के ही बारे में। अगला हमारा पुनर्बलन पे ही देखते हैं। पुनर्बलन, और पुनर्बलन हमारा दो तरह से होता है। एक तो आपका होता है सकारात्मक और एक क्या होता है आपका नकारात्मक। एक आपका पुनर्बलन होता है सकारात्मक और एक आपका पुनर्बलन होता है नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक क्या पुनर्बलन होता है कि जिसके देने से या जिसके जोड़ देने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन। जैसे अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या कर दिया जाए, प्रशंसा दे दी जाए, कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाए, कोई पुरस्कार दे दिया जाए, जिससे अधिगम की गति बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। आगे क्या, नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, जिसके बचाव से या जिसके हटा लेने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो साथियों एक बात आप ध्यान रखेंगे, चाहे सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए चाहे नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए, दोनों में बच्चे की अधिगम की गति बढ़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन कहेंगे। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि जैसे कि अभी मैं आपको बोर्ड पर आपको क्या दे रहा हूँ, स्कैफ फोल्डिंग दे रहा हूँ। तो जैसे क्या यदि बोर्ड पर क्या पड़ जाए, एक रोशनी पड़ रही हो जिससे मतलब चमक की वजह से आपको बोर्ड पर साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो अधिगम में क्या आएगी, आपके अधिगम में बाधा आएगी। और जैसे ही मैंने उस लाइट को हटाया या उस रोशनी को हटाया और बोर्ड पर आपको बिल्कुल साफ साफ दिखना शुरू हो गया, और जिससे आपकी अधिगम की गति क्या हो गई, बढ़ गई, वही आपका क्या कहलाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। दूसरा क्या होगा कि जैसे मैं बताया था मैंने किसी के बचाव से, तो क्या होगा कि जैसे देखा जाए कि कोई अध्यापक होता है, तो अध्यापक का, कुछ अध्यापकों का व्यवहार ऐसा होता है जिससे बच्चे पूछना क्या करते हैं, संकोच करते हैं। और जब बच्चा अपनी समस्या को अध्यापक के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा तो अधिगम में क्या होगी, बाधा होगी। तो मतलब क्या होता है कि अध्यापक का कोई ना कोई ऐसा व्यवहार ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चा पूछने के लिए क्या करते हैं, संकोच करते हैं। इसीलिए बच्चा क्या होता है, पूछ नहीं पाता है। तो या तो अध्यापक को चेंज कर दिया जाए या अध्यापक अपने व्यवहार में क्या ले आए, परिवर्तन ले आए, जिसकी वजह से बच्चा अपने अध्यापक और अपने साथ बीच में क्या करेगा, एक वो विचारों का आदान प्रदान अच्छे रूप से करेगा, बिना किसी संकोच के रूप में। तो अधिगम में बाधा होने की संभावना कम रहती है। दूसरी बात क्या है कि कोई अध्यापक है, अध्यापक क्या करता है कि कुछ अच्छा ना करने पर या तो वो क्या करता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या कुछ और करता है। तो बच्चा अपने दिमाग में क्या लेकर आता है कि यदि मैं 10 में से 6 नंबर लेकर नहीं आया तो अध्यापक से मुझे क्या मिलने वाला, नकारात्मक पुनर्बलन मिलने वाला, मतलब परिहार मिलने वाला है। तो बच्चा क्या उस परिहार से बचने के लिए क्या करेगा, अपनी अधिगम की गति में क्या करेगा, सुधार करेगा। तो वही क्या कहलाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन। मतलब किसी के बचाव से या किसी को हटा लेने से जब अधिगम की गति बढ़ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कुछ भी इन केस यदि कोई समस्या रहती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा आप लोग हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर आपके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है साथियों, हम लोग आगे देखते हैं कि अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं। तो अधिगम की परिभाषाओं के बारे में देखते हैं। तो पहली परिभाषा हमारी क्या, गेट्स एवं अन्य की परिभाषा। गेट्स एवं अन्य की परिभाषा। और गेट्स एवं अन्य की परिभाषा अधिगम के लिए कहीं पर भी इनकी कोई भी परिभाषा रहे, चाहे आपकी अधिगम की वक्र के लिए परिभाषा हो चाहे अधिगम के लिए परिभाषा हो,
तीनों में, दोनों में इन्होंने तीन ही शब्दों का समावेश किया है। क्या क्या? प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। तो लिखें प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के कारण प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अपेक्षाकृत या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अधिगम कभी स्थायी परिवर्तन नहीं होता। मतलब अपेक्षाकृत का मतलब यह होता है कि अधिगम जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप अधिगम क्या ले लेंगे? आप स्थायी ले लेंगे। और यदि आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करके फिर आप क्या ले लेंगे? स्थायी ले लेंगे। यदि कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिगम कैसा होता है तो दो ऑप्शन मिल जाए कि एक तो प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के कारण आया हुआ परिवर्तन स्थायी होता है और दूसरा आ जाए आया हुआ परिवर्तन अपेक्षित होता है या अपेक्षाकृत स्थायी होता है। तो आप दोनों में से यही मानेंगे, अपेक्षित या अपेक्षाकृत स्थायी। क्यों? यदि अधिगम स्थायी परिवर्तन होता तो जो चीज हमने बचपन में सीख रखी थी उसको आज हम परिवर्तन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमको बच्चों बचपन में सिखाया गया था साथियों कि चंद्रमा हमारा क्या होता है? मामा होता है। लेकिन यदि वो अधिगम स्थायी होता है तो बचपन में जो हम सीख चुके थे कि चंद्रमा हमारा मामा होता है तो आज हमको वो जरूरत चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमको समझ में आ गया कि चंद्रमा हमारा क्या नहीं होता है? मामा नहीं होता। मतलब हमको क्या बनाया गया था? हमको मामा बनाया गया था। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपकी ये है कि यदि अधिगम स्थायी होता तो जैसे एक छोटा बालक है और छोटे बालक ने कोई ऐसा अवांछनीय व्यवहार सीख लिया जिसे हमारा समाज मान्य नहीं करता है, तो मान लीजिएगा कि बच्चे ने गाली देना सीख लिया और यदि अधिगम स्थायी होता तो हमारे समाज के लोग हैं, जैसे ही बच्चे को कंटाप खींच के लगाया, बच्चा क्या समझ गया? बच्चा समझ गया कि जो मैंने व्यवहार प्रयोग में लाया उस व्यवहार को हमारा समाज मान्य नहीं करता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा और ऐसे शब्दों का हमें दोबारा प्रयोग में नहीं लाना। तो साथियों ध्यान रखना, एक बार डीएसएसबी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से अधिगम क्या है? तो पहला ऑप्शन था जो आपका क्या था? अनअधिगम। देख लूं आपका क्या क्वेश्चन था। तो ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं आ रहे, दो ऑप्शन तो नहीं ध्यान में आ रहे, क्या थे? तो दो ऑप्शन ये थे, एक तो था कि अधिगम स्थायी परिवर्तन होता है, कि अधिगम व्यवहार में आया हुआ स्थायी परिवर्तन होता है, और एक ऑप्शन आपका था कि अधिगम व्यवहार में आया हुआ अपेक्षित परिवर्तन होता है। क्या आया था? अपेक्षित परिवर्तन होता है। तो वहां पर ऑप्शन आपका जो माना गया था सही, यही अपेक्षित परिवर्तन माना गया था। मतलब क्या? अपेक्षित का मतलब होता है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप अपने व्यवहार में उसे स्थायी ले लेंगे, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप अपनी स्कीमा में संशोधन कर कर फिर आप उसे क्या लेंगे? स्थायी रूप में लेंगे। इसीलिए साथियों आपको ध्यान रखना होगा, यदि अपेक्षित स्थायी परिवर्तन जहां पर दिया गया तो आप आंसर क्या मानेंगे? अपेक्षित स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? अधिगम हमेशा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन कैसा होता है? अपेक्षित या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ना कि स्थायी परिवर्तन होता है। अगली कोटेशन हम लोग देखें, क्रो एंड क्रो की। तो क्रो एंड क्रो दो भाई थे। अब दो भाई हैं तो तीन अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। दो भाई कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं? तीन अच्छी बातें बता रहे हैं। तो देखें कौन कौन सी तीन बातें बताई इन्होंने। अधिगम, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन। आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन
अभिवृत्ति का अर्जन अधिगम कहलाता है। मतलब आदत ज्ञान अभिवृत्ति का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये किसका मानना था? तो ये आपके क्रो एंड क्रो साहब का मानना था कि आदत ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आदत ज्ञान अभिवृत्ति का अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किनका मानना था? क्रो एंड क्रो साहब का मानना था। तो आप ट्रिक बेस से याद कर सकते हैं, दो भाई हैं क्रो एंड क्रो, जो तीन अच्छी अच्छी बातें बता रहे। कौन कौन सी? आदत, ज्ञान और आपकी अभिवृत्ति। तो तीन अच्छी बातें कौन बता रहा है? तीन अच्छी बातें दो भाई कौन कौन? क्रो एंड क्रो बता रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कोटेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली देखता हूं, गिलफोर्ड महोदय की। देखें भाई गिलफोर्ड महोदय की कोटेशन। और गिलफोर्ड महोदय का मानना था व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन, आया हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अगली हमारी कोटेशन जो आपकी है वुडवर्थ साहब की। और वुडवर्थ साहब की जो भी कोटेशन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और इन्होंने दो कोटेशन दी थी। पहली कोटेशन कई बार पूछी गई है कि अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। अगली कोटेशन जो इनकी थी, दूसरी कोटेशन, नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन, एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन, नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया, ये इनकी पहली कोटेशन थी। दूसरी कोटेशन क्या है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आगे कोटेशन देखते हैं स्किनर महोदय की। स्किनर महोदय की कोटेशन, तो स्किनर महोदय की कोटेशन थी अधिगम व्यवहार में, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अगली कोटेशन जो हमारी है वो आईजेंक महोदय की कोटेशन है। आईजेंक, आईजेंक महोदय की कोटेशन,
देखिए अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का सेशन हमारा आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लास हम लोग अगली कक्षा में या अगले सेशन में आपके साथ रूबरू होंगे। तो लगातार आप लोग ज्ञानार्पण परिवार के साथ जुड़े रहे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों।